बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है मिज़ाह क्या है और इसके मुसन्निफ डॉक्टर वज़ीर आगा हैं। इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। इस सबक की हैयत मजमून है। डॉक्टर वज़ीर आगा ने अपने ख्यालात को मजमून की शक्ल में कलम बंद किया है और इसका मिजाज तनकीदी है। डॉक्टर वज़ीर आगा का शुमार उर्दू के अजीम नक्कादों में से होता है और इस सबक में उन्होंने तंज़ो मिज़ाह को अपनी तनकीद का मौजू बनाया है और उसे क़ारीन के लिए पेश किया है। आइए सबक का खुलासा देखते हैं। ये सबक बुनियादी तौर पर मिज़ाह और तंज की तारीफ, दोनों के माबैन फ़र्क, तंज के दर्जात, मिज़ाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हरबों पर मुश्तमिल है। आइए तमाम तारीफ़ात का अलग अलग जायज़ा लेते हैं। स्टीफन लीकॉक, जिसका शुमार अजीम तरीन मिज़ाह निगारों में से होता है, उसके मुताबिक मिज़ाह से मुराद माशरे की नाहमवारियों पर हमदर्दाना नज़र डालना और उन कैफियत को देखना जो आम नज़र से ओझल रहती हैं और इसको फनकाराना अंदाज में पेश करना, ना कि सीधे और सपाट अंदाज में बयान करना मिज़ाह कहलाता है। खालिस मिज़ाह को पेश करने के लिए ये तीनों अनासर बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि उसमें माशरे की नाहमवारियों को पेश किया जाए, उन पर हमदर्दाना नज़र डाली जाए और इनको फनकाराना अंदाज में पेश किया जाए। इन तीनों अनासर के साथ ही एक उम्दा मिज़ाह वक़ू पज़ीर होता है या वजूद में आता है। एक अरबी कहावत है, अल मिज़ाहु मिल्हुल कलामी, के मिज़ाह कलाम के लिए वही हैसियत रखता है जो नमक खाने के लिए रखता है। तंज और मिज़ाह में फ़र्क को देखते हैं कि तंज माशरे की नाहमवारियों को पेश करता है, लेकिन उनको पेश करने का अंदाज हमदर्दाना नहीं होता, बल्कि उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला उससे अपनी इस्लाह के तौर पर लेता है और इसमें हमदर्दी का कोई अंसर नहीं होता। समाज की मुस्तकिल बुराइयों को लाजमी तौर पर सामने लाया जाता है और इंसान को इंसानियत के करीब तरीन करना ही इसका मकसद है। इसके अलावा तंज बगैर मिज़ाह के वक़ू पज़ीर नहीं होता। दूसरी चीज़ जो काबिल तवज्जो और काबिल ज़िक्र है वो ये कि मिज़ाह के अंदर मिज़ाह निगार अपनी ज़ात को उस सूरत हाल और उस नाहमवारी के अंदर खुद को न सिर्फ शामिल करता है बल्कि कई दफ़ा अपने आप को पेश भी करता है। लेकिन तंज करने वाले तंज निगार अपने आप को उस सूरत हाल से बाहर रखते हुए और उसकी तनकीद करते हैं और उसकी इस्लाह का काम करते हैं। मिज़ाह निगारी को पेश करने के लिए या उसकी नमूद के लिए जिन अनासिर की ज़रूरत होती है, जिन हरबों की ज़रूरत होती है, उनमें से पहला हरबा मवाजना है। मवाजना, जिसको कंपैरिजन कहा जाता है, उससे मुराद यह है कि दो चीज़ों में मिलती जुलती और मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से पैदा हो जाने वाली नाहमवारियों के ज़रिए मिज़ाह पैदा किया जाता है। मिसाल इस मजमून के अंदर साहिब मजमून ने शेख सादी और शेख चिल्ली की दी है। शेख सादी और शेख चिल्ली, इनके अंदर अगर हम मुतरादिफात देखें तो सिवाय शेख के और कोई भी चीज़ आपस में मेल खाती हुई नजर नहीं आती। सिर्फ शेख का नाम ऐसा है जो शेख सादी में भी मौजूद है और शेख चिल्ली में भी मौजूद है, लेकिन शेख सादी का शुमार दुनिया के अजीम तरीन फिलासफर और स्कॉलर्स में से होता है, जबकि शेख चिल्ली एक ऐसा मज़ाहिया किरदार था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हवाई कले तामीर करना था। इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकता था। अब अगर इन दोनों का मवाजना पेश किया जाए तो यकीनी तौर पर नाहमवारी पैदा होगी और वही नाहमवारी मिज़ाह पैदा करने की वजह बन जाएगी। दूसरा हरबा ज़बान बयान की बाजीगरी है। अल्फाज के उलट फेर और तब्दीली के जरिए मिज़ाह पैदा करना या रियायत लफ्जी से काम लेना इस हरबे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। रियायत लफ्जी से मुराद किसी लफ्ज को इस तरीके से पेश करना है कि नाज़िर या पढ़ने वाले को उसके मुख्तलिफ मतलब का एहसास हो सके। अल्फाज की बाजीगरी के अंदर हम मिसाल अगर लेना चाहें तो अकबर इलाहाबादी के एक शेर की मिसाल भी ली जा सकती है
दरअसल रियायत लफ्जी हंसी को तहरीक देने का वही तरीका करती है जो कि मवाज़ने के अंदर बयान किया गया है। रियायत लफ्जी भी बैक वक्त दो चीज़ों के अंदर मुशाबियत यानी कि एक जैसी चीज़ों और तजाद यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को मंजर आम पर लाती है। मिसाल के तौर पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि आशिकी का हो बुरा उसने बिगाड़े सारे काम, हम तो ए बी में रहे अगयार बी ए हो गए। अब इस शेर में ए बी और बी ए के हरूफ में सिवाय इसके कोई फर्क नहीं कि जरा सा आगे पीछे लिख दिए गए हैं, लेकिन मानी के एतबार से इनके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। शायर ने इस मुशाबियत और तजाद को गोया यकजा कर दिया है और हंसी को तहरीक देने में कामयाब हो गया है। रियायत लफ्जी से बिलअमूमन ऐसी बात की जाती है जो आम अंदाज में कही जाए तो एक शदीद तरीन रद्द अमल के सिवा कोई और नतीजा नहीं निकलता। लफ्जी बाजी गरी के ये तमाम बुनियादी नुकात बुनियादी तौर पर बज़ला संजी, जिसको इंग्लिश में विट कहा जाता है, के जुमरे में आते हैं। विट से मुराद दो मुख्तलिफ अशिया में एक छुपी हुई मुशाबियत को बड़े ही शरीर अंदाज में अचानक तौर पर पेश कर देना कि उनके दरमियान की नाहमवारी उभर कर सामने आ जाए और हंसी को तहरीक देने लगे। बज़ला संजी को मिज़ाह से बासानी अलग भी किया जा सकता है। मिज़ाह निगारी का तीसरा हरबा सूरत वाक़या है। सूरत वाक़या से मुराद वाक़े के जरिए मिज़ाह को पैदा करना। जिस तरह कहीं मिज़ाह निगारी के दौरान अचानक से एक उलझन का पैदा हो जाना, नाज़िर को उस उलझन के शिकार इंसान के मुकाबले में खुद को बेहतर समझना और इस बात का एहसास कि इस वाक़े में सदमे या दुख का कोई पहलू नहीं, ये इसके ज़रूरी अनासिर हैं। सूरत वाक़या से उर्दू के बहुत नामवर और अजीम मिज़ाह निगारों ने फ़ायदा उठाया है। इस ज़मन में पतरस बुखारी का नाम सफ़े अव्वल के मिज़ाह निगारों के अंदर शामिल होता है। आपका शामिल निसाब सबक कुत्ते, जहां पर अहमद शाह पतरस बुखारी अपने थिएटर से वापसी के वाक़े को बयान करते हैं, वो सूरत वाक़या की एक उम्दा मिसाल है। इसके अलावा मरहूम की याद में जब वो साइकिल की सवारी कर रहे हों तो उन्होंने सूरत वाक़या से मिज़ाह पैदा करने की बहुत उम्दा कोशिश की है। सूरत वाक़या के मिज़ाह के हरबे को इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये कि इसमें सदमे या दुख का पहलू शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ से एक पढ़ा लिखा इंसान हिज़ नहीं उठा सकता। मिज़ाह और इसके अलावा सूरत वाक़या के अंदर मिज़ाह निगार की शऊरी कोशिश का मलदखल नहीं होता। मिज़ाह निगारी का चौथा हरबा है मज़ाहिया किरदार। ऐसे किरदार जिसकी बदौलत पूरा माहौल मुज़िका खेज सूरत हाल इख्तियार कर ले। मिज़ाह निगार एक ऐसे किरदार का इंतखाब करता है जिसमें नाहमवारी का एहसास पाया जाए और वो नॉर्मल इंसान की तरह खुद को बदलते हुए हालात के साथ हम-आहंग ना कर सके, और इस हम-आहंगी की कोशिश के दरमियान जब नाहमवारी पैदा होती है तो वही मिज़ाह को तहरीक देती है और मिज़ाह को पैदा करती है। हमारे पास उर्दू में और बैनुल अक़वामी अदब में बहुत से मज़ाहिया किरदार पाए जाते हैं। मिस्टर बीन, इसके अलावा चचा छक्कन, फौजी, ये तमाम लोग मज़ाहिया किरदार का इंतहाई उम्दा नमूना हैं और मिसालें हैं। मिज़ाह निगारी का पांचवा और आखिरी हरबा पैरोडी या तहरीफ है। तहरीफ सिर्फ मिज़ाह निगार का ही नहीं बल्कि तंज निगार का भी एक पसंदीदा हरबा है। तहरीफ से मुराद है किसी कलाम या तसनीफ की लफ्जी नकाली का नाम जिससे तफरीह या तज़हीक का पहलू निकाला जा सके, लेकिन इस ज़मन में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि जिस नसर पारे की या नज़्म की तहरीफ की जा रही है वो अवामुन्नास में पहले मकबूल हो ताकि नाजिर इससे बखूबी फ़ायदा और हिज़ उठा सके। आइए अब तंज का जायजा लेते हैं। तंज एक बाशऊर और हसास इंसान के ज़हनी रद्द अमल का नतीजा है जो माहौल की नाहमवारियों पर गहरी नज़र रखता है, उन पर लफ्जी तीर चलाता है और उनकी इस्लाह की कोशिश करता है।
طنز کے لیے ضروری ہے کہ یہ مزاح سے خالی نہ ہو اور برائیاں تلاش کرتے ہوئے اسے فنکارانہ انداز میں پیش کیا جائے۔ فرد کی خرابی کو دیکھتے ہوئے سماج اور معاشرے کے عیوب کو بیان کیا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ مزاح کی طرح طنز میں بھی موازنہ، مبالغہ یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، لفظی بازیگری اور تحریف کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں مزاح کے برعکس نشتریت کا پہلو غالب رہتا ہے اور نشتریت کے ذریعے کچوکے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جس پر طنز کیا جا رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ طنز کا دائرہ مزاح کی نسبت کافی وسیع ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے اصلاح معاشرہ کا کام شروع سے لیا جا رہا ہے۔ طنز اور مزاح کے قبیل کا ایک رکن رمز بھی ہے۔ رمز سے مراد اپنا نقطہ نظر اس طرح بیان کرنا ہے کہ مخالف کا نقطہ نظر بے معنی ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ رمز کو ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ رمز سے بنیادی طور پر مراد ایک ایسی صنف ادب ہے جو کہ مبالغے کے برعکس کم بیانی کا سہارا لے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم ایک پیٹو شخص کو کہیں کہ اس بیچارے کو تو آج بھوک ہی نہیں لگی، اس نے صرف 10 انڈوں، 5 پراٹھوں اور دودھ کے 8 گلاسوں کا ناشتہ کیا، تو ظاہر ہے اس سے مراد وہ نہیں جو بیان کی گئی ہے بلکہ قطعی الٹ ہے۔ بنیادی طور پر رمز کرنے والا مخالف کے نقطہ نظر کو اپنا کر اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ مخالف کا نظریہ ایک بے معنی صورتحال اختیار کر جاتا ہے اور اس میں رمز کرنے والے کی ہی جیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی پیدائش 18 مئی 1922 کو سرگودا میں ہوئی اور انہوں نے 1943 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ایم اے کیا۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے جامعہ پنجاب سے 1956 میں حاصل کی۔ اپنی ادبی صحافت کا آغاز انہوں نے ادبی دنیا لاہور کے جوائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے 1960 میں کیا تھا۔ پھر انہوں نے لاہور سے اپنا سہ ماہی رسالہ اوراق کے نام سے شائع کرنا شروع کیا، جو 2003 تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، اور ان برسوں میں اس رسالے نے 3 ادبی نسلوں کی آبیاری کی۔ اوراق کے مضامین کے انبار لگا دیے گئے۔ صحافتی مصروفیات کے علاوہ وزیر اعظم نے اپنا ادبی سفر بھی جاری رکھا اور ان کے اب تک 10 شعری مجموعے، انشائیوں کے 6 مجموعے اور 15 تنقیدی مضامین کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی شعری تخلیقات کی کلیات چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل بھی چھپ چکی ہے۔ ڈاکٹر وزیر اعظم کی تحریر کی خصوصیات۔ اردو کے علم جدید کا اثر ان کی تحریر میں واضح ہے۔ اردو تنقید کو انہوں نے جدید خطوط پر مرتب کیا اور اس کو ناظرین کے لیے پیش کیا ہے۔ ان کے معلومات کی وسعت ان کی تحریر سے جھلکتی ہے۔ وزیر اعظم کی بات کہنے کا انداز بے حد نرم، گداز اور لچکیلا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔